हम आज शुरू करते हैं सायटिका, जिसको आयुर्वेद में घृत राशि के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इसका मेडिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ आयुर्वेद में क्या बताया गया है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी जितना सहज तरीके से समझा पाऊँ। किसी को कोई भी डाउट हो या कोई कुछ ऐड भी करना चाहे, हम सब कुछ लेंगे, जरूर लेंगे। मेरा छोटा सा प्रयास है, आशा करती हूँ आप सबका सहयोग मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो सायटिका जैसा आप सबने सुना होगा या कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किए कर सकते हैं, या शायद आपके पेशेंट के साथ आपने देखा होगा कि एक कमर से लेके पैर तक एक दर्द रहता है उनको, है ना। तो क्या क्या उसमें होता है, सायटिका वो वर्ड आया ही है, सायटिक नर्व, जो कि हमारे लोअर बैक से हमारे पैर तक पहुंचता है, एकदम पैरों के टोस तक पूरा रन करता है। वो लॉन्गेस्ट नर्व है। मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको येलो कलर का, मेरा कर्सर जहाँ पे है रेड एंड येलो कलर का, ये है हमारा सायटिक नर्व। दिख रहा है सबको? जी जी, ये सायटिक नर्व हमारा एल और एस के बीच से शुरू होता है। हमारे पेल्विक गर्डल ये आपको दिख रहा है, यहाँ के एस और एल 5 एस एल 6 से शुरू होकर ये हमारे एकदम पैर तक जाता है, पूरा नीचे तक। तो इसमें क्या होता है, ये कभी कभी ना इरिटेट या पिंच हो जाता है। पिंच माने कंप्रेस हो जाता है। जैसे देखिए ये सायटिक नर्व इधर से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकलता हुआ हमारा नीचे तक जाएगा। ये हमारा सैक्रम और कॉक्सिक्स। ये देखिए हमारा इधर पे ये पिंच हो गया, थोड़ा रेडिश ऑरेंजिश हो गया मतलब वो दब गया है हमारे हड्डी। ये एक स्थिति है, ये है स्पॉन्डिलोलिथेसिस। तो इस पे हम आएंगे। तो मुख्यतः बात है सायटिका तभी होता है जब ये जो सायटिक नर्व है वो किसी कारण से दब गया हो, किसी कारण से उसको कॉम्प्रेशन हुआ, इरिटेशन हुआ या घर्षण हो रहा हो हड्डियों की वजह से या मसल की वजह से। तो चलिए हम आगे चलते ये देखते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। पहले कॉजेज में हो सकता है हर्निएटेड डिस्क। तो हर्निएटेड डिस्क में देखिए, ये जो देखिए सायटिक नर्व है, ये हमारे एल और एस से शुरू होके सबसे बड़ा नर्व है, ये पूरे पैर के नीचे तक एकदम हील से टो तक जाता है। तो हर्निएटेड डिस्क मतलब क्या, ये हमारे जो जेली लाइक स्ट्रक्चर से, जो हमारे डिस्क है जो कार्टिलेज से बना होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, वर्टिबल दोनों वर्टिब्रास को जो बीच में जो सैंडविच कुशनिंग का काम करता है, वो देखिए थोड़ा सा बल्ज हो गया है। थोड़ा सा मतलब अपना जो ओरिजिनल पोस्चर, ये देखिए जो भी जगह येलो है वो सही है, मतलब उनका ये सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर इससे थोड़ा बढ़ गया है किसी भी एरिया में। इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा बढ़ के क्या किया इसने, ये नस तो इसके पीछे पीछे जा रही है, नस को थोड़ा दाब दिया। तो दाबने से ऑब्वियसली उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होगा, पेन करेगा। हमारे बॉडी में इतने टाइप के पेन रिसेप्टर्स है चारों तरफ कि जैसे ही थोड़ा सा भी नेचुरल स्ट्रक्चर से इधर की इधर हो तो पेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। सारे मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, बोन्स, हमारे कार्टिलेजिनियस बोन्स सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी इस नर्व में ये जो डिस्क है थोड़ा सा बाहर निकल गया अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये हर्निएशन हो गया, तो इस पे दर्द करेगा। सेम डिस्क बल्जिंग में भी ये देखिए, ये डिस्क, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखा है, ऊपर बीच से काटेंगे ना ऊपर से तो ऐसा दिखेगी। ये हमारा वर्टिब्रा, इधर से नर्व जा रही है सायटिक नर्व, ये इस जगह पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज हो गया, जैसा ऐसा सिमेट्रिकल फॉर्म था, सिमेट्री नहीं रहा, थोड़ा सा इधर बढ़ गया तो भी हमें पेन करेगा। तो ये रहा सायटिका ड्यू टू हर्निएशन और डिस्क बल्जिंग। तो पेन करेगा तो कहाँ कहाँ पेन हो सकता है, आपके हिप एरिया में, जहाँ पे आपका हिप स्टार्ट होता है वहां पेन हो सकता है, लेटरल साइड में, हिप के एरिया से शुरू करके पैरों के साइड में, काफ मसल में पूरा पेन, एकदम कमर से पूरा हील तक, पैर के टो तक पूरा रह सकता है पेन। पेन में क्या हो सकता है, आपको बर्निंग जैसा फील हो सकता है, या शार्प पेन हो सकता है कि मान लो कोई कांटे जैसा चुभ रहा हो, एकदम जोर से किसी ने काटा काटा मारा हो, चाकू मार रहे हो, शूल जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, शूल मतलब शार्प पेन, जैसे चाकू, इंजेक्शन भोंक रहा हो, हजारों इंजेक्शन एक साथ भोंकने से जैसा पेन, जिनकी सीवियर कैटेगरी में आते हैं ये डिजीज, तो उनको ऐसा हजारों हजारों चाकू छुरी भोंक रहा हो कमर से पैर तक, टोस तक भी जाते हैं। फिर ऐसा भी फील हो सकता है कि सेंसेशन चला गया पैर में, नमनेस फील हो रही है,
जहाँ पे भी ये बोथ राइट साइड हो सकती है, पैरों के लेफ्ट साइड हो सकती है, और किसी किसी को दोनों साइड भी साइटिका हो सकती है। फिर टिंगलिंग, टिंगलिंग माने कि पैरों में हल्का हल्का, जैसे कि ना आप सुने होंगे जो एरियो में ना हल्का हल्का से लग रहा है ना, हल्का हल्का चुभ रहा है, गुदगुदी सी लग रही है, हल्का 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 बारीक छोटे 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 कील, कील के माफिक छोटे 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 जैसे चुभ रहा है पैरों के तलवों पे, फुट पे, काफ मसल पे, साइड पे, ऐसा भी हो सकता है। और वीकनेस, पैरों में हमेशा एक दर्द बना रहना, वीकनेस, ये तो हो ही सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम शार्प पेन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हर्निएशन और डिस्क बल्जिंग। और भी 2-3 कॉजेस है इसमें। डिजेनरेटिव डिजीज मतलब वही जिसमें हमारे जो स्पाइनल डिस्क है वो वेयर हो गए हैं, कम हो गए, क्षय हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा हेल्दी स्पाइन है, सारे ये हमारे वर्टिब्रास है, ये हमारा डिस्क है, ये वर्टिब्रास है, वर्टिब्रल कॉलम बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसी में ही ना कभी कभी कोई कोई कम हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं बोन्स, तो ये डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं। फिर आते हैं स्पॉन्डिलोलिथेसिस में। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए वर्टिब्रा अभी जैसा है ठीक है, ये इसमें से कोई सा भी वर्टिब्रा हो सकता है, हमारे 33 है, इसमें से जनरली लंबर और सैक्रम में कोई सा भी वर्टिब्रा देखिए थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। ये अभी ग्रेड 1 जहाँ पे 25% लिखा है उसको फॉलो करिए। देखिए ऊपर ये जो वर्टिब्रा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये थोड़ा आगे तरफ खिसक रहा है और थोड़ा सा रेड हो रहा है, ये वर्टिब्रा, और सैक्रम नीचे ही रह गया, लंबर का पोर्शन थोड़ा सा खिसक रहा है। फिर आगे देखिए ये और थोड़ा खिसक रहा है, तो ग्रेड 2 हो गया, डिजीज और थोड़ा सीवियर हो रही है। फिर ग्रेड 3 में देखिए और थोड़ा डिस्क समेत वर्टिब्रा और खिसक रहा है। तो यहाँ पे जो नर्व जाएगी, ये जो कॉलम है इसके बीच से जो नर्व जाएगी तो उसको होगा पिंच, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पेन होगा, तो वो नर्व पिंच हो जाएगी, तो भी हमें साइटिका का प्रॉब्लम आ सकता है। और स्टेज 4 में देखिए बहुत ज्यादा डिस्क आगे आ गई, डिस्क का जगह डिस्क रह गया, जो वर्टिब्रा है वो आगे खिसक गई, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो क्या होगा, वर्टिब्रा अपनी जगह से हिल जा रहा है और साइटिक नर्व पे प्रेशर दे रहा है, यहाँ से साइटिक नर्व जाएगी तो वह प्रेशर दे रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। ये इसमें अच्छे समझ आए कि नहीं, देखिए ये जो नर्व जा रही है, येलो था ऊपर जब तक हेल्दी वर्टिब्रल कॉलम से येलो था, फिर एक हड्डी भी टूट गई, अच्छा वो तो अलग केस हुआ। जो मेन हुआ ये वर्टिब्रा जो है, जो एरो जहाँ पे दिख रहा है, ये आगे थोड़ा खिसक गया, ठीक है। तो आगे खिसक जाने की वजह से यहाँ पे थोड़ा गैप पड़ गया और यहाँ पे नर्व हो रही है पिंच, दब रही है हमारी साइटिक नर्व, तो इसको बोलेंगे स्पॉन्डिलोलिथेसिस, ठीक है। चलते आगे स्पाइनल स्टेनोसिस की तरफ। स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है, ये देखिए हमारा हेल्दी स्पाइन, ये फिगर देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, हेल्दी स्पाइन जहाँ पे सब ठीक है, ये हमारा डिस्क का वर्टिब्रल कॉलम है, ये नर्व्स है, सारे नर्व्स सारे सप्लाईज दे रहे हैं, और ये हमारा साइटिक नर्व पूरा नीचे तक जा रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ब्लू कलर वाला। अब स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या हो जाएगा, हमारा ये जो ये होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रा में ये हम थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, तो इधर दाबने लग जाएंगे, तो बोन्स एक्सटेंडेड हो जाते हैं कभी कभी। ये जो हमारे वर्टिब्रास है वो कभी कभी शेप डिफॉर्म होके थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाते हैं अंदर की तरफ, तो हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको भी दाबेंगे, साथ ही साथ नर्व को भी दाबेंगे। जब डिस्क बल्ज हो जाता है और या फिर डिस्क बढ़ के आगे चला जाता है तो उसको हार्निएटेड डिस्क या डिस्क बल्ज बोलते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस में हमें ये जो हमारा वर्टिब्रा है वो थोड़ा सा बोनी स्पर्श निकाल के, मतलब हड्डी थोड़ी सी बढ़ के हमें ये दाब देता है साइटिक नर्व को। रेड हो जा रहा है देखिए, तो उसमें भी हमको दर्द होगा, साइटिका का ये होगा, मतलब साइटिका डायग्नोस हो सकता है। और फिर ये और एक है फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, ये जो दूसरे हड्डियां हैं उनमें कुछ कुछ डिफॉर्मेशन आ जाते हैं, तो उसके वजह से भी कभी कभी हमको साइटिका का प्रॉब्लम, या कोई भी नर्व पिंच हो रहा है, जहाँ पे भी वो नर्व पिंच हो रहा है साइटिका ही होगा जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है। तो ये रहा हमारा हेल्दी स्पाइन का फिगर, और ये रहा हमें स्पाइन में जब कोई भी दिक्कत आए, भले डिस्क बाहर निकल गया हो, और ये जो हड्डी सामने तरफ हो गई हो, या हड्डी बढ़ गया हो, या पीछे वाली हड्डी में कोई डिफॉर्मेशन है, तो सब में साइटिका नर्व पिंच होने का डर रहता है या कॉम्प्रेस होने का। तो और एक जो मोस्टली कॉमन देखा जाता है ये है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम।
इसमें साइटिका नर्व हमारे पिरिफॉर्मिस मसल के द्वारा हमारे हिप एरिया में दब जाता है। ये देखिए हमारा पेल्विक, हमारी हिप जहाँ पे शुरू होंगे, तो ये साइटिका नर्व निकला और ये हमारे हिप के एक मसल है, पिरिफॉर्मिस मसल। इस मसल और ये साइटिका नर्व ठीक उसके नीचे से ही निकला है। देखिए यहाँ पे येलो में बहुत ठीक है, पिरिफॉर्मिस मसल हमारे बोन्स को अच्छे से पकड़ा हुआ है, पर कभी कभी क्या होता है ना, ये मसल मतलब टेंस्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो उस कारण में क्या हो जाता है, ये जो हमारा साइटिक नर्व, ये हड्डी और मसल दोनों के बीच से जो निकल रही है ना, उसमें दबाव पड़ता है, कॉम्प्रेशन पड़ता है, तो तभी भी हमें पेन का सेंसेशन हो सकता है। तभी भी बोल सकते हैं कि साइटिक नर्व पिंच होने की वजह से साइटिका डेवलप हो रहा है, कि जितना ज्यादा कॉम्प्रेशन उतना गहरा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा करके बढ़ेगा। तो ये पिरिफॉर्मिस मसल के कॉम्प्रेशन की वजह से जब साइटिक नर्व दब जाता है, तब हमें साइटिका हो सकता है। तो ये हमने मुख्य कुछ कॉजेज देख लिए, ठीक है। तो सिम्टम्स भी देखे कि हमें शूल, जिसको आयुर्वेद में पेन, मतलब आयुर्वेद में पेन को जो प्रिकिंग पेन है उसको शूल बोला जाता है। ये वर्ड मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे जाएंगे ना तो समझ आएगा ज्यादा। तो उसमें शूटिंग पेन, बर्निंग पेन लोअर बैक, हिप्स और लेग्स में हो सकता है। नमनेस मैंने बताया कि हमें सेंसेशन ही नहीं फील होगा, वैसा मतलब ऐसा लग रहा है ना उस जगह में, मतलब पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। फिर टिंगलिंग थोड़ा हल्का हल्का, जैसे चींटी हमारे ऊपर रेंगती है, हल्का हल्का छोटे छोटे कील जैसे हल्के हल्के कील लग रहे हैं, वैसा फील होगा टिंगलिंग। और वीकनेस तो बिल्कुल। तो उसमें अभी साइटिका पता कैसे करें? पहले तो देखिए डॉक्टर बातचीत करेंगे, आपके जो सिम्टम्स है उसको एसेस करने से ही उनको आधा समझ आ जाता है कि ठीक है, हो सकता है। तो एडिशनली अगर पुख्ता डायग्नोसिस करना है तो एक्सरे कराना पड़ेगा, L5S का, LS एक्सरे, MRI भी, LS स्पाइन का मतलब लंबर और सेक्रल रीजन का MRI करते हैं, ताकि पता चले हार्निएटेड डिस्क है कि नहीं, डिस्क बल्ज है कि नहीं, कहीं कहाँ पे नर्व पिंच हो रहा है, क्योंकि एक्सरे में हमेशा पता नहीं चलता, डिजिटल एक्सरे में। फिर सीटी स्कैन कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पता नहीं चले तो सीटी स्कैन में कभी कभी एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जिसको CCT बोलते हैं, सीटी माइलोग्राम भी होता है। तो उसमें एक ना केमिकल इंजेक्ट करते हैं आपके वेन्स के थ्रू, जो कि कलर बन जाएगा आपका, जहां जहां वो नर्व पिंच होगा स्पाइनल नर्व में इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो कलर जब एक्सरे लिया जाएगा ना, सीटी स्कैन किया जाएगा, तो वो कलरफुल दिखेगा। तो डॉक्टर्स को पता ज्यादा होता है फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है। जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगा वो जाके वो डाई जम जाएगा और फिर वो दिखेगा एक्सरे के अंदर। तो अभी ट्रीटमेंट और EMG करके भी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लिया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लिया जाता है, जहाँ पे नर्व और मसल्स में क्या हो रहा है, ठीक से सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं कि नहीं, साइनप्सेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो पता किया जा सकता है। तो ये सब मिला के होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है मॉडर्न के पास? मॉडर्न के पास देखिए, हमें खाने पीने के लिए तो मेडिसिन के सिवा वो क्या ही देंगे, हमें एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड इंजेक्शन, फिर एपिड्यूरल इंजेक्शन जैसे चीज दे सकते ताकि हमारा पेन कम हो। फिर अगर कोई ऐसा देखा जाता है, मैं आपको थोड़ा देर में आपको समझ आएगा, साइटिका एक बात व्याधि है, जब हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखेंगे ना तब ज्यादा, तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट लिखा हुआ है, देखिए। तो क्यों देते हैं पता है? क्योंकि साइटिका वात व्याधि होने के कारण, जिसमें बहुत ज्यादा वात दोष होता है, तो वात आप जानते हैं मानसिक रोगों का भी एक कारण है। और सबसे बड़ी, ये मेडिकल साइंस भी मानता है कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन कॉजल फैक्टर फॉर ऑल बैक पेन, लेग पेन, एनी स्पाइन के जितने सारे प्रॉब्लम है, इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और इवन उससे ही होता है, ऐसा स्टडीज है। तो ऐसा देखा जाता है जिनमें साइटिका पेशेंट्स है, तो खाली ये नहीं है कि सिर्फ उनको कमर दर्द, पैर दर्द ही है। अगर हम अच्छे से रूट कॉज एनालिसिस करें तो वो डेली बेसिस पे वो स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे हैं। माने क्या, उनका डेली बेसिस पे उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमें कभी कभी ही एक्टिव होना चाहिए था जब हमें थ्रेट या अलर्ट होने की जरूरत हो। देखिए, दोनों नर्वस सिस्टम हमारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल। समझ आ रहा है कि नहीं बात, कि दोनों जरूरी है। पर क्या है ना, कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमें खतरा दिखा, जब हमें कोई भी प्रकार का अलर्ट जरूरी हुआ या कुछ भी डर लगा,
तब एक्टिव होना जरूरी है, ना कि केवल दिन भर पूरे टाइम एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल निकाल रहा है, हर वक्त हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, हर वक्त लंग्स ओवर एक्टिवली ऑक्सीजन सारे बॉडी में फैला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दिन भर किसी को, मान लीजिए आप काम कराएंगे, आप सब घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए आपका बॉस बोले आज चलो मौली, आज से तुम्हारा 8 आवर्स वर्किंग नहीं है, यू आर वर्किंग फॉर होल 24 आवर्स, तो कैसा लगेगा? क्या मैं खुश होंगी? आप सब माइक खोल के बता सकते हैं, क्या हम खुश होंगे 24 घंटे काम कराएंगे तो? नहीं 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 ना। तो नहीं खुश होंगी दीदी। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं? गुस्सा होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम तो बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी है। ये जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ऑल टाइम जैसे ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आप जानते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होके हमारे जो बॉडी के जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनसे ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करके हमारे बाकी हार्ट, लंग्स, ब्रेन और हमारे हाथों पैरों में ज्यादा ब्लड फ्लो रेगुलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें दौड़ना भागना है, हमें अभी बहुत एक्टिवली सोचना है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कैसे होगा? तो हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी इंटेस्टाइन की जो काम है, खाना पचाओ, एब्जॉर्ब करो, गैस्ट्रिक जूसेस निकालो और उसका टाइमली इवाकुएशन भी करो, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, पर हमारा ये जो मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में कैसे स्टूल पास होके टाइमली निकलेगा, वो भी हमारे डाइजेशन का कुछ हद तक पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो वो चीज है कि वो सिर्फ तब कैसे होगा? तो हुआ ना हमारा डेली शेड्यूल अफेक्टेड। तो अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव जितनी इमोशंस है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, भय, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब नेगेटिव इमोशंस है। और ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो जब होगा प्रोलॉन्ग टाइम तक, मतलब डेली बेसिस पे, साल दर साल, तो क्या होगा? हमारा बॉडी का जो नॉर्मल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें आएंगे रोग। तो ये मैं इतना भूमिका बताने का यही सिर्फ मकसद है कि हमारा स्ट्रेस कितना खतरनाक है कि हमारे जो अस्थि धातु है, आप तो अब तक समझ गए होंगे साइटिका का। आपने आयुर्वेद में बहुत कुछ अभी तक पढ़ा है। साइटिका अस्थि धातु का भी एक विकार है ना। अस्थि माने बोन, अस्थि और मज्जा, ठीक है। बोनी डिजीजेस में से है, दो इट्स नर्व पिंच होता है, पर बोन और मसल्स कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट या डिजेनरेशन होने की वजह से ही उस नर्व को पिंच कर रहा है। साथ में हम और देखेंगे। तो ये अस्थि धातु, मज्जा और अस्थि धातु तक पहुंच गया। सोचिए, रस, रक्त, मांस, मेदो, कितना डीप पेनिट्रेशन है स्ट्रेस का। क्या मैं समझा पा रही हूँ? देखिए, धातुओं का जो लाइन है 1 2 3 4 5, रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र। पहले ना एक एक धातु विषेट हो के दूसरे धातु को विषेट करता है, मतलब दुष्टि करता है। एक बदमाश लड़का क्लास में पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को परेशान किया, उसका पढ़ाई भंग किया, फिर दो बदमाश लड़के मिलके तीसरे वाले को किया, फिर 3 मिलके 4 को किया, 5 को किया। तो ऐसे एक धातु खराब हो रहे और दूसरे को कर रहे, तीसरे को कर रहे। तो देखिए कितना डीप अस्थि और मज्जा तक पहुंच गए हैं ये स्ट्रेस। तो इसीलिए जब मैनेज नहीं किया कर पाते हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास बस एंटी डिप्रेसेंट, जो कि हमारे मानसिक रोगों के लिए जो उनके पास इलाज है, वो सब मेडिसिन दिया जाता है। और फिर किसी किसी में एंटी सीजर्स भी होते, मतलब साइटिका के साथ एपिलेप्सी जैसा, जिसमें मृगी जो बोलते हैं वो सब आते हैं। तो या फिर बहुत ज्यादा पैर मुड़ जा रहा है, नर्व इतना पिंच हो रहा है कि पैर पूरा मुड़ जा रहा है, ऐसा भी होता है। ये सब नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है, तो वो सब डिजीज दिए जाते हैं। और जिनमें इतना ज्यादा दर्द हो तो वो तो पेन किलर्स, फिर ओपियम, ये सब दिए जाते। सीवियर पेन है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट में तो सर्जरी, ऑब्वियसली सर्जरी ही एक सॉल्यूशन बचता है, अगर टाइमली हम उसका निदान नहीं करते हैं। निदान माने कॉजेस का अगर इलिमिनेशन, जो भी कॉजेस से आपका साइटिका हो रहा है उसको अगर हम इलिमिनेट कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो हम इससे बच सकते हैं। तो अभी चलिए, ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का था, उनके पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि साइटिका है। अभी चलिए हमें जो देखना है ये है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए, आयुर्वेदा में आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और सब आचार्यों ने मिलके इसको ग्रिड राशि जैसा
एक सोचा। पहले तो देखिए MRI CT स्कैन और ये सब नहीं था, तो साइटिका नाम तो बहुत बाद में आया। तो हमारे लेटेस्ट जो मतलब एकदम कॉमनली सिम्टम्स मेल खाते हैं आयुर्वेद से साइटिका के, तो उसमें गृध राशि का वर्णन पाया गया। तो गृध राशि में गृध राशि रोग करके जिसमें सारे डिस्क्रिप्शंस मिले हैं, आचार्य चरक ने इसको बताया ना, ये मतलब सबसे 80 टाइप्स ऑफ वाताजा रोगों में ना ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान कर देने वाला रोग है ये साइटिका। मतलब बाकी तो 80 प्रकार के डिसऑर्डर्स है, आप जानते हैं। आचार्य चरक मानते हैं कि ये जो गृध राशि रोग है ये बहुत परेशान कर देने वाला, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। तो उन्होंने क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स बताए, तो इस रोग में आचार्य चरक ने बोला है कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे। पहले तो शूल पेन होगा, फिर ये सब संस्कृत वर्ड है, हाँ, रुक शूल पेन होगा, फिर क्या होगा, तोड़ा मतलब प्रिकिंग सेंसेशन, जैसा मैंने बताया कुछ कील कील लग रहा है वैसा। फिर तीसरा उसने उन्होंने पॉइंट बताया महू स्पंदना मतलब टिंगलिंग सेंसेशन, महू स्पंदना हल्का हल्का ऐसे ना चीटी चीटी जैसा कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा नमनेस जैसा लग रहा है। फिर स्तंभ, स्तंभ माने स्टिफनेस, स्टिफ हो गए, मसल्स उस साइड के स्टिफ हो गए, स्तंभ। तो ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा। और आचार्य सुश्रुत ने और ये सब तो बताया ही है, आचार्य सुश्रुत ने ये और एक सिम्टम बताया, ये है शक्ति सेपना निग्रहंती। शक्ति सेपना निग्रहंती, ये मतलब क्या है, जो हमारा लोअर लिम्ब है, पैर है, राइट हो या लेफ्ट हो, उसका मूवमेंट पे ना स्टिफनेस आएगा, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, मूव करेंगे तो पेन होगा। तो ये भी एक सिम्टम बताया। फिर तो गौरव मतलब हेवीनेस, फिर वीकनेस मतलब फिर ऐसा भी लग सकता है तंद्रा मतलब ड्राउजीनेस, ये सब भी साथ में लग सकता है। तो ये अब आते, ये तो आप समझ गए कि वाताजा डिसऑर्डर है, मतलब वात दोष के विकृत होने के वजह से साइटिका प्रधानतम होता है। अभी देखिए आयुर्वेद ने साइटिका के जो दो मेन कॉजेज बताए, एक तो है आप ये समझ गए व्याधि, पर इसमें मैं आपको बता दूं कोई पेशेंट में, जैसे आपने ये प्रॉब्लम देखा, मैं थोड़ा मेडिकल से बताती हूँ, ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। देखिए ये जो हर्निएटेड डिस्क हुआ ना, ये जो इंटरवर्टिबल कॉलम खिसक गया आगे, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है कि नहीं, सब एग्री कर रहे हो मेरे साथ? दो वर्टिब्रल में जो है, तो ये आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए, जब इसमें दुष्टि होगा, दुष्टि मतलब इसमें प्रॉब्लम आएगा, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ गया, तो ये सारे बॉडी के लुब्रिकेशन का जिम्मेदारी भगवान ने कौन से दोष को दिया है? वात पित्त कफ में से बॉडी में जो ये सारे संधियों में, संधि मतलब जॉइंट्स में, कफ को ठीक, कफ को दिया हुआ। हाँ, क्लियर द कफ को। अब सब लोग सहमत हो इस चीज से? जी जी। तो फिर कोई पेशेंट्स में ये सिर्फ वातज रोग नहीं रहेगा, वात और कफ दोनों दुष्टि होके साइटिका बना है। तो क्या होगा, वात कफज गृध राशि है कि नहीं? ठीक है जी। वात और कफ दोनों मिलके उसका दोष बिगड़ गया और उसको क्या हुआ, वात कफज गृध राशि मतलब वात और कफ मिलके साइटिका बना है। तो हम ऐसा 100% हमेशा हर पेशेंट में नहीं बोल सकते कि सिर्फ वात ही उसका बढ़ा हुआ है, अगर कफ भी उसका विकृत है, बढ़ गया है, तो हमें उसके लिए भी चेंज मतलब उसके लाइफस्टाइल, उसके फूड हैबिट वैसा चेंज करके देना पड़ेगा। तो और जो एक मुख्य कारण होता है, एक तो मैंने देखिए मेडिकल तौर पे और इसके तौर पे बात बढ़ने से स्ट्रेस तो बताया है, दूसरा देखिए आमा एक्युमुलेशन। आमा आप सब जानते हैं वो की है टॉक्सिन, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे हमारे आंतों में मतलब जो अपका अन्य मतलब जो खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारे आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में पड़ के सर के फर्मेंट होके म्यूकस जैसा पदार्थ बना रहा है, गैस बना रहा है, टॉक्सिक गैस बना रहे हैं, जिनका भी पेट साफ नहीं होता, जिनके भी हमने आमा का पूरा लक्षण पढ़ा है, एक दिन पूरा आमा पे मैंने एक दिन क्लास लिया था कि आमा कैसे जाता है। मैंने आपको सबको जीभ के फोटो दिखाए थे जिसमें जीभ में व्हाइट परत पड़ गई थी, सफेद परत, तो ये सब आमा है कि नहीं आपके बॉडी में पहचानने के लक्षण है। ठीक है, तो अगर बॉडी में आम प्रोड्यूस हुआ है, टॉक्सिन जिसको बोला जाता है,
आयुर्वेद की भाषा में, तो भी ये आपके हड्डियों में, आपके अस्थि, आपके मज्जा धातु को जाके करेगा दूषित, आपके बॉडी में सूजन आप प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा और आपके साइटिक नर्व में कंप्रेशन डालेगा। वो टॉक्सिन जाके उधर पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, बहुत सारे स्रोतस है, वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पॉइंट पे। आप समझ लीजिए वो आमा हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है ना, ताकि एब्जॉर्प्शन हो, न्यूट्रिएंट सारा एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो पाए। तो वो से एक्सपोर्ट हो जाता है, जहां जहां ये टॉक्सिन जाता है वहां का रोग पैदा करता है। जरूरी नहीं सिर्फ हमको साइटिक का ही हो, कुछ भी हो सकता है। ये आमा बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, कैंसर भी प्रोड्यूस करता है यही। तो इस कारण तो यही बताया गया है कि इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना है। ये आमा नहीं प्रोड्यूस हो देना, ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आमा का मतलब निदान परिवर्जन में आमा को भगाओ और वात को और कफ को बैलेंस करो। तो कैसे करेंगे हम? जनरल जो हम आयुर्वेद खाली ऐसा नहीं कि आपको दवाई दे दी, आप कुछ ट्रीटमेंट दे दिए। आयुर्वेद के 3 पिलर में हमेशा बताती हूँ, त्रयो उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ आयुर्वेद में 3 चीजों को माना गया। त्रय आप समझ गए, 3 स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर्स। क्या पिलर्स है हमारे हेल्थ के, ये बताता है आयुर्वेद। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो आपने बताया बात पित्त कफ, वो दोष है बिल्कुल, वो हमारे त्रय उपस्तंभ में नहीं आ रहा है, वो हमारे हेल्थ के डेफिनेशन में समदोषो सममलस वो वाला क्रिया आ रहा है। पर त्रय उपस्तंभ आपसे किसी पूछे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार तो आप सब समझ गए हैं, जो भी आहार मतलब क्या, बिल्कुल भी अपथ्य खाने को तो नहीं बोलेंगे, जो भी पथ्य खाना, जो भी आपके शरीर में पुष्टि देगा, धातुओं को पुष्टि देगा, आपके शरीर में बल देगा, वो बिल्कुल, तो वो उसमें जो भी आपके प्रकृति के अनुसार आहार होगा वो आपको लेना है। तो ये हो गया आपका आहार मतलब फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द पिलर। नेक्स्ट है निद्रा, स्लीप। आपके नींद आपकी हीलिंग कर देता है। नींद में पूरा आपका जो 7-8 घंटे का जो भी समय रहता है जब रात्रि में सोते हैं, आपकी बहुत अच्छी बॉडी की रिजुविनेशन, आपकी हीलिंग हो जाती है। तो उस नींद ही, जिनको भी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी, तो दूसरा प्रॉब्लम, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको नींद को मैनेज करना है और साथ ही साथ आपका जो ब्रह्मचर्य वो राइट कॉन्डक्ट बताया गया है कि कैसे आपका मन और आपका जो भी डिजायर है उस पर कैसे आप अपने आप को ब्रह्म में स्थित करके रह सकते। राइट सेक्सुअल कॉन्डक्ट भी उसमें आता है। ठीक है, तो ये हुआ त्रयोपुस्तंभ। तो उसके साथ ही तो हमें जो करना है अपने आप को सही रखने के लिए, आयुर्वेद में हमारी जो शारीरिक व्यायाम मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेस, आप उसको अब आप फिजिकल एक्सरसाइजेस में से ये बोथ आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब इंक्लूड करिए। हमारा अष्टांग योग जो है ये फॉलो करने की भी बात हुई है। बहुत सारे आचार्यों ने हमारे जो भी ओवरऑल जो शारीरिक और हमारे सूक्ष्म और स्थूल रूप में ये दोनों शरीरों को बैलेंस करने के लिए जो भी हमारे पास एक्सटर्नल मीन्स है अष्टांग योग के तौर पे, तो वो सब फॉलो करने के लिए बात हुई है। तो उसमें ऑब्वियसली कौन कितना करेगा, अपने प्रकृति अनुसार, अपने डिजीज अनुसार, देख के समझ के। हम सब लोग योगा टीचर है, हम जानते हैं हमें कौन से रोगों के लिए कौन सा करना चाहिए। अगर आप चाहते मैं बता दूं तो मैं बाद में क्लास में बता दूंगी। ठीक है, और आते हैं फिर आहार में क्या, जो भी आपके यहाँ पे अगर सिर्फ साइटिका के लिए आहार के लिए आए तो क्या होगा, सिंस वातज और कफज रोग है तो ये क्या होगा, हम ठंडे खाने से दूर रहेंगे। सारे ठंडे खाने जो भी ठंडा होता है, जो शीत वीर्य क्या होता है उससे दूर रहेंगे। हम रूक्ष फूड से भी दूर रहेंगे क्योंकि ये सब रूखा होता है, वात रूखे चीजों से बढ़ता है। हम क्या खाएंगे, वर्म नरिशिंग फूड, थोड़ा घी का सेवन डेली अपने डाइट में लेंगे। थोड़ा सा घी का सेवन दाल में हो या गरम गरम रोटी में हो या राइस में हो, थोड़ा सा मिक्स करके, ताकि वात शमन हो पाए। घी हमारा स्त्री दोष नाशक है पर वात के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी गरम गरम सूप हो, दालें का पानी हो, मूंग दाल बहुत अच्छा माना जाता है, वो सब न्यूट्रिएंट रिच फूड सारा लेंगे जो भी वात के लिए बेहतर हो। इस पे मैं अलग सा ही क्लास ले लूंगी, वात के लिए क्या क्या करते हैं तो आप समझ जाएंगे। ये तो वात रोग है तो इसमें ये खाना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने इसलिए रखा है, ये ऑटोमेटिकली हमारे अष्टांग योग के अंदर आ जाता है। जैसे प्राणायाम मेडिटेशन धारणा करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे जो माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो बैठ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। पर मेडिकल साइंस के लिए अलग से उनको
चीजें करनी पड़ती है, वो तो अलग मानते हैं ना, तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। अभी आते हैं रेमेडीज पे कि हम क्या क्या दे सकते। गुगुलू करके एक हमारे औषधि होती है जो कि हमारे ये जो दर्द है ना, ये दर्द, इन्फ्लेमेशन, सूजन, इसको कम करने के लिए। तो गुगुलू जैसे कि गिलोय गुगुलू, फिर आप सुने होंगे काचनार गुगुलू, ये सब गुगुलू। गुगुलू रेजिन जैसा, चिपचिपा गम जैसा एक पेड़ का रस से निकलता है, उससे बनता है, तो वो अच्छा होता है ऐसे दर्दों के लिए। फिर रसना नाम का एक जड़ी बूटी आती है, वो भी आप काढ़ा बना के, ये बना के पी सकते, उसका लेप लगा सकते हैं। फिर जो मैंने आपको एक तेल बताया था, वो जोड़ों के दर्द के लिए, जिसमें एरंड की पत्ती, नीरगुंडी की पत्ती, फिर भांग की पत्ती, फिर थोड़ा मैंने बताया था तिल तेल में उबाल के आप थोड़ा सा लहसुन और कलौंजी ये सब भी डाल सकते हो। ये वाले पत्तियां भी सिर्फ गरम करके वो तेल में, बस आपके जो जहाँ पे भी दर्द है, वो आपके हिप एरिया में हो, पैरों में हो, नी पे पास हो, हील के पास हो, आपके घुटने, फिर आपके जांघे, जहाँ पे दर्द हो वहां पे आप उसका मालिश और वो गरम पत्ती गरम करके सेक के वो पे लगा सकते हो। थोड़ा हल्दी भी डालने मैंने बोला था, हल्दी का टुकड़ा, ताकि आपकी जो स्वेलिंग है ना, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाए। तो ऐसे कुछ हमारे आयुर्वेद के थोड़े टोटके हैं, ये सिर्फ थोड़े बहुत है, और मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि ये इन जनरल सबके लिए क्लास है, तो इसलिए मेडिसिन मतलब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो अभी आते हैं, हमने जितने दिन पंचकर्मा पढ़ा, पंचकर्मा में क्या कर सकते हैं। पंचकर्मा में देखिए, सबसे पहले आपको समझ गए, सबसे इजी वाला जो है हम घर पे भी कर सकते हैं, वो है अभ्यंगा। मॉइस्चराइजर भी करेगा स्किन को, हमारी स्किन को, और साथ ही साथ हमारा जो ये जो दर्द है, ये दर्द हमारे डीपर टिश्यूज में साइटिका की वजह से जिस अस्थि और मज्जा धातु तक पहुंच गए। अभ्यंग ना हमारे धातुओं तक, वो जो तेल होता है, तेल का अगर सही चूजिंग कर पाए, बहुत सारा तेल होता है, साइटिका में आप महानारायण तेल या आप सहचर आदि ऑयल, ये दो मेडिकेटेड ऑयल है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, भाई डीपर टिश्यूज जो भी हमारे मतलब धातुओं में जाके जो दुष्टि हुई है, वहां से वो निकालेगा धीरे धीरे। वो आमा जो है, वो टॉक्सिन जो वहां पे जाके जमा हो गया है, वहां पे मज्जा धातु में, वहां से धीरे धीरे वो निकल के सुपरफिशियल लेवल पे आ जाएगा या आपके आंतों की तरफ आ जाएगा, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अभ्यंगा करते तो है हम शरीर के ऊपरी भाग में, पर मैसेजिंग के जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं, और जैसे जिस तरीके से मसाज किया जाता है, जो तेल है, वो वात दोष को बहुत अच्छे से शमन करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने तो टाइम भी बता दिया कि स्पेसिफिक ऑयल देके अभ्यंगा करे तो कितने मिनटों में हमारे मज्जा धातु तक जाएंगे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 3 से 5 मिनट। उन्होंने अपने सूत्र स्थान में लिखा है 900 मात्रा कला, 900 मात्रा कला अप्रोक्स 3 से 5 मिनट में ये अभ्यंग करके हमारे मज्जा धातु तक वो जो नरिशमेंट है वो पहुंचाया जा सकता है। वो ऑयल का जो गुडनेस है, वो ऑयल में जो जड़ी बूटियां है, वो मज्जा धातु तक चली जाएगी 3 से 5 मिनट में, अभ्यंगा का ठीक से आप करें तो। और साथ ही साथ ऐसे साइटिका में क्या होता है ना, आदमी के मसल्स भी धीरे धीरे पेन रहते रहते, तो इन्फ्लेमेशन रहते रहते वीक हो जाते हैं, तो मसल्स को भी अच्छे से टोनिंग मिलता है। जो भी हमारे दर्द है, मतलब नीचे भाग में, लोअर लिम्ब में, वो मसल्स टाइट होते हैं। और साथ में हमारा जो एजिंग प्रोसेस है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र जाती है तो हमारा डिजेनरेशन होता रहता है हड्डियों का, हड्डी क्षय जिसको बोलते हैं, हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, तो एजिंग ना कम हो जाएगी। रेगुलर जो लोग अभ्यंगा करते हैं उसका स्किन बहुत लचीला होता है, बहुत ही टाइट होता है, ओपन पोर्स ये सब कम होते हैं, और साथ ही साथ ग्लो बहुत आता है। ये सब तो चलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, साइड बेनिफिट। मेन बात है हम अपने मसल और हड्डियों को मजबूत करें, शरीर सुदृढ़ हो रहा है। तो फिर अभ्यंग के बाद स्वेदन कर सकते हैं, तो जो भी बचा कुचा टॉक्सिन हमारे सरफेस लेवल पे आ गया है, वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू, हमारे किडनी के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। पानी पी लेना है, उसके बाद ही स्टीम बाथ लेना है। स्वेटिंग मतलब स्टीम बाथ जो है, स्टीम थेरेपी। अच्छे से थोड़ा पानी पी के फिर लीजिएगा, तो अच्छे से यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू चला जाएगा। कटी बस्ती और बस्ती आपने पढ़ा, जो भी लोकलाइज जगह है वहां पे आप वो ऑयल का गरम गरम ऐसा पोर कर सकते हैं, पोटली बना सकते हैं। बस्ती मतलब एनिमा जो है हमारे एनल रूट से, वो स्पेसिफिक मेडिकल मेडिसिन दे के तेल हो
निरूहावस्थी, अनुवासनावस्थी जो भी सही रहेगा पेशेंट के लिए वो। और वमन और विरेचन क्यों करते हैं, देखिए कफ दोष भी इसमें एसोसिएटेड हो सकता है, तो वमन और विरेचन कर लेने से हमारा कफ और पित्त जो भी एक्सेस बढ़ा हुआ है वो सब क्लीन हो जाता है। रक्त मोक्षण और सिरा भेदा, रक्त मोक्षण तो आप जानते हैं उस जगह से खून निकालना, कहीं कहीं देखा जाता है सीवियर साइटिका पेशेंट में, ये सब सीवियर केसेस में किया जाता है। शिरा भेदा मतलब किसी भी नर्व को ना थोड़ा सा छेदा करके उससे खून निकालना, मतलब जो भी साइटिक नर्व जहाँ पे पिंच हो रहा है वहां पे ना वो सिर्फ शाल्य तंत्र के अंडर आता है, जहाँ पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मतलब सर्जन, आयुर्वेदिक सर्जन जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे साइटिक नर्व पिंच हो रहा है ना वहां से थोड़ा सा वो जो दाब रहे थोड़ा सा मतलब ऐसा प्रिक करके खून निकाल के वो जगह ठीक कर देते, तो तुरंत पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है। तो ये सब बहुत ही हाई फाई प्रैक्टिसेस है, अग्निकर्म भी उसमें ही आता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई या कुछ अलग सा ट्यूमर जैसा हो गया है तो वो सब अग्निकर्म मतलब आग में लोहे का या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, वो सब यूज करके ये सब आयुर्वेद स्पेशलिस्ट सर्जन करते हैं, एमडी आयुर्वेदा वो लोग होते हैं, ये सब हमें नहीं करना। तो वो सब सर्जरी का पार्ट है, शिराभेद, अग्निकर्म और शास्त्र कर्म, आयुर्वेद के अनुसार जो सर्जरी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा। और बाकी जो और भी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी है उसमें एक्यूपंक्चर, चिरोप्रैक्टिक और मसाज बहुत टाइप के आते हैं ये सब, और हॉट एंड कोल्ड पैक भी बोलते हैं आजकल बहुत सारे नेचुरोपैथी में, वो गरम ठंडा 2 मिनट 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, ऐसा भी ऑल्टरनेट भी करके दे सकते हैं। और एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली जरूरी है। क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। हाँ मौली जी, मुझे ये बताना था, आपने तो ऑयल का इतना अच्छा से इंफॉर्मेशन दे दिया ऑयल का, लेकिन मैं साधारण तौर पे सिर्फ योगा से, हमारे वहाँ एक लेडी आती है वो अबव 75 है, बहुत ज्यादा एज है, उनका पूरा ये अपना नीचे के कमर से पूरा बॉडी, उनका पैर वगैरह जो फैक्टिका का है, बहुत पेन भी रहता था उनको पहले, तो वो पूरा क्या होगा कि ऐसे बैठ नहीं सकती थी, ऐसे आती थी योगा में जब बैठने को होता था तो ऐसे बैठती थी। अभी भी उनका ये जो ये करवाते हम लोग जब बटरफ्लाई, तो इतना तक आ गया 1 साल में, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ऑयल मसाज, उन्होंने अपना इतना चेंजेस लाया है। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, कुछ भी ना करें ना, सिर्फ योग में जो आसन और प्राणायाम और थोड़ा सा उनको मतलब अपने जो माइंड बॉडी कनेक्शन है, थोड़ा सा मेडिटेशन 5-5 मिनट का, ज्यादा नहीं, इतना भी कराने से, सिंपल सूक्ष्म व्यायाम करा के आप साइटिका से ना उनको पूरी तरीके से बाहर ला सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है। हम इसमें जैतून का तेल या अरंडी का तेल ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते जी, हैं, थैंक यू। वो दोनों भी अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा बताइए आपने, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। दीदी, आपने जो वो वात का और कफ का जो मिलकर जो रोग बताया, उसका वो जो उसके बारे में जो पूछना था मेरे को, जो उसको थोड़ा क्लियर कर देते। वात और कफ दोष जो मिलकर हमें वात को जो और बढ़ाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और क्या क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए? जी दीदी, जब दो दोष और मतलब मिलके जब दृष्टि करते रोग करते हैं तो हम दोनों दोषों में जो कॉमन मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सारा हमें फॉलो करना पड़ता है, मतलब निदान परिवर्जन, मतलब सारे कॉजेस का जो एलिमिनेशन, ये सारे में आपको वात बढ़ने के क्या क्या चीज से वात बढ़ता है आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज से कफ बढ़ता है वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो उस पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे मैं अलग से क्लास लूंगी कि वात के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, पित्त के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और कफ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू दीदी। लेकिन अगर दोनों का एक कुछ कॉमन चीज वो जैसे प्रिकॉशन के लिए बता सकते हैं, जैसे अगर दोनों है तो कुछ चीज का परहेज किया जा सकता है, तो मोटा मोटी जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीज रख सकते हो आप। ठंडी चीजें, सब कुछ इसके गुणों से आता है, आप धीरे सोचिएगा, कफ भी ठंडा, कफ भी शीत, वात भी शीत, तो क्या होगा, ठंडी चीजें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पर अगर वात और कफ दोनों हो तो वात में क्या होता है, रुष्क होता है, पर कफ क्या होता है, कफ चिपचिपा होता है, ठीक है, स्निग्ध होता है। तो आपको अगर किसी को ऑयल सजेस्ट करना हो या बहुत ज्यादा आपको उसमें घी का सेवन, घी तो त्रिदोष है, देखिए बहुत ज्यादा ऑयली खाना ये सब आपको सोचना हो तो आपको सोचना पड़ेगा, मतलब कफ ना बढ़ जाए, बात तो कम कर रहे, ठीक है, ऑयल या स्निग्ध पदार्थ से, दूध से, फिर घी से, तेल से, तो जब कफ भी इंक्लूड होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, मॉडरेशन में देना पड़ेगा, जो आप 2 टाइम दे रहे थे वो सिर्फ आप 1 टाइम दे सकते, अगर उसमें स्थूल्य भी हो, है ना, प्रकृति भी जांचना पड़ेगा, अगर मोटा हो, मोटा
तो फिर आपको और सोचना पड़ेगा। अगर दूसरे डिजीजेस हो, डायबिटीज, ओबेसिटी हो, तो हमें डिजीजेस देख के, प्रकृति देख के फिर ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं जब समझाऊंगी ना तो आपको क्लास लूंगी उस पर, तो आपको और बेहतर समझ। मोटा मोटा आप गर्म चीजें दीजिए, जिनको बात कफ ज्यादा हो गर्म चीजें दीजिए। आप अभ्यंग करा सकते हैं डेली, आप उनको एक्सरसाइज में आप जितने भी सारे तो ये आसन है जिसमें मतलब सूक्ष्म व्यायाम है वो सारे अच्छे हैं, और साथ ही साथ आप हमारे जो योगिक स्थूल व्यायाम है वो भी सारे बहुत अच्छे हैं, वो बात एंड कफ कम करेंगे। तो आप हमारे योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम बिल्कुल उनको करा सकते हैं सेफली, उसमें नहीं पड़ेगा। और बाकी जो भी और डिजीजेस होंगे उसके लिए स्पेशलाइज्ड व्यायाम तो है जी। थैंक यू दीदी। ओके, रंजू जी बताइए। हाँ, मैं वो बोल रही थी जो आप महानारायण तेल के बारे में बताई थी, क्या वो किसी भी पेन से लगाने से लाभ करेगा? मोस्टली अगर जॉइंट एंड मसल रिलेटेड हो तो मस्कुलर हाँ, स्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए होता है। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि अगर कोई जॉइंट पेन हो, या जॉइंट पेन में काम करेगा कि नहीं? करेगा करेगा। अच्छा, और ये भांग मैं आप बोली तो मैं बनाई हूँ, भांग लहसुन और ये सब देखे। तो और क्या किस पत्ते का भांग तो मैं स्पेशली डाली हूँ तिल के तेल में, और क्या एक बताई है और पत्तों के बारे में? नीरगुंडी, एरंड, भांग, अर्क 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 फूल होता है ना, शिव जी को चढ़ता है वो वाला, वो पत्ता भी बहुत हाँ, अकवन बोलते हैं, धतूरा का फूल या उसका पत्ता? नहीं, धतूरा का फूल नहीं इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि वो ना थोड़ा सा कभी आक का और आलू का। हाँ, अर्क क्या होता है मैं वही नहीं समझ। अर्क फोटो भेज दूंगी दीदी आपको, मैं दिखा दूंगी। हाँ ठीक है, मैं नहीं वो पत्ते आपको हल्का सा पर्पल कलर का, उसमें व्हाइटिश पर्पल कलर होता है। कहीं कहीं आंकड़ा बोलते, कहीं अकौवा बोलते, कहीं आक बोलते हैं। अच्छा, आप आक के नाम से सर्च करेंगे तो आपको गूगल में आ जाएगा, बहुत सारे उसमें। समझ गई, मेरे घर है वो। और वो उसके पत्ते चाहिए या फूल? पत्ते दीदी, पत्ते। अच्छा, कोई मेरे को बताया था कि फूल को तिल के तेल में जलाओ, जॉइंट पेन पे लगाओ। कर सकते हो, फूल सब अच्छा होता है। धतूरा भी बहुत अच्छा होता है, पर उसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, उसको कलेक्शन और उसको करने का एक स्पेशल टेक्निक होता है। तो वो में गलत हो गया ना तो कोई लोगों को रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए धतूरा इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधानी है ना। तो इसलिए धतूरा अवॉइड करिए, सेफ चीजों से करिए फिलहाल ना, जो भी सेफ है उससे करिए। बाकी एडवांस जैसे आप जानते जानकार होते जाएंगे तब थोड़े एडवांस मतलब जिसमें प्रिकॉशन ज्यादा देखने पड़ते हैं वो करिएगा। हाँ मौली जी, जैसे मल्टी कलर के सॉरी अलग अलग तरीके के तेल भी डाल सकते हैं कि उसमें। जैसे मैं बालों के लिए एक तेल बनाती हूँ मेरे पास, मैंने उसमें आंवला नहीं सॉरी नारियल का तेल है, मस्टर्ड ऑयल डाला, तिल तेल और बादाम जैतून का तेल डाल के बनाती हूँ। और उसमें मैंने आंवला डाला हुआ है, आंवला है, मेथी है, नीम के पत्ते हैं, करी पत्ते डाल के तेल बनाया है। बालों के लिए हमेशा बनाती कई सालों से। उसमें है कुछ और ये चीजें ऐड करके हम स्किन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, उसका जो बचा हुआ स्टफ जो बचा हुआ है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उसको फेंकने वाली थी, फिर पिछले दिनों की आपकी क्लास से मुझे आया तो मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, उसमें 2-3 चीजें और ऐड कर देती, लहसुन वगैरह। तो बना हल्दी याद रखिएगा, इसमें ले लिखा हुआ है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, हल्दी डालने से इसका गुण और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी है। मतलब आपको स्किन में भी कुछ भी दाग खाद खुजली का प्रॉब्लम भी होना तो उसमें भी आपको बहुत आराम आएगा। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम से कुष्ठ रोग है या सोराइसिस, एक्जिमा जैसे अर्टिकेरिया जैसे रोग है, उसमें ना तेल का ये डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब मत करिएगा। थोड़ा सा वो तेल साइड में कहीं पैच में लगा के देखिएगा, कोई इरिटेशन तो नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स जिनको मैं उनके लिए बोल रही हूँ, प्रिकॉशन है कि स्किन प्रॉब्लम्स वालों के साथ ना थोड़ा सा दिक्कत है, उनको कभी कभी सूट नहीं करता। तो इसलिए जिनको भी वो अर्टिकेरिया, सोराइसिस, एक्जिमा या लेप्रोसी ऐसे जैसे, या ओपन वुंड्स, डायबिटिक में कभी कभी गैंग्रीन हो जाने की वजह से ना ओपन घाव हो जाते हैं, या कोई पेशेंट को ऐसे भी ओपन घाव होते हैं तो सूखते नहीं है, तो वो सब में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर उनको आर्थराइटिस या कोई भी साइटिका या प्रॉब्लम है तो उनको वो तेल यूज करने से पहले थोड़ा शरीर के अन्य भाग में लगा के देखना पड़ेगा, कोई दाने तो नहीं निकल रहे, फोड़ी फुंसी जैसे कुछ निकल तो नहीं रहा है। उसके बाद ही जहाँ पे घाव नहीं है वहाँ पे ही सिर्फ अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। धन्यवाद मौली जी। बहुत राजेंद्र मौली जी बहुत अच्छा बात बताई। हम लोग मतलब जैसे सब तेल मिक्स कर देते हैं, सलाद खाते हैं तो सब तरह का खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा बताई, तब से अब मैं एकदम अलर्ट हो गई हूँ खाने में भी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्यों ना उसके पीछे साइंस बता देते हो, अगर आपके पास समय है 1 मिनट का। जस्ट देखिए, हमारा जो फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स या सारे वेजिटेबल्स जो भी 5-6 टाइप के आप लेते हो कलर के, सबके ना गैस्ट्रिक जूसेस जो भी निकलते हैं, आप तो समझ रहे, हम समझ रहे खाली पेप्सिन और एमाइलेज, लाइपेज इतना ही निकल रहा है। इतना आसान नहीं है हमारा डाइजेशन। अलग अलग जो हमारे प्रकार के फल सब्जियां वो सब है,
तो फल सब्जियों में तो फिर भी कॉम्बिनेशन करने से चल जाता है, क्योंकि डाइजेशन टाइम बहुत कम है और इतना भारी नहीं है। पर जहाँ पे हम अनाज 3 से 4 घंटा मतलब लगता है स्टमक में पड़ा रहता है, फिर आंतों में जाता है, तो अनाज बहुत भारी है। तो अनाजों को या तेलों को, ये जो गुरु प्रकार के जो है, उसको जब मिला देते हैं ना, तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हैवी हो जाता है। तो उसमें अलग अलग पैंक्रियाटिक जूसेस या निकलते हैं, तो अलग अलग खाइए, एक एक मोनो, इवन फ्रूट्स भी मोनो डाइट ही बोला जाता है। एक पेट भर के एक ही प्रकार का फल तब तक खाते रहिए जब तक पेट ना भर गया हो। अगर आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स ही खाना हो तो कम खाना है तो एक कटोरी ठीक है, उसके बाद तो आधा घंटा गैप दीजिए, फिर कुछ खाइए, 1 घंटा गैप दीजिए, फिर कुछ खाइए, गैप दे दीजिए खाइए। छोटा छोटा पोर्शन ऑफ मील अलग अलग, एक साथ सब खिचड़ी नहीं बना लेने का, जैसे हम बंगाली में बनाते खिचड़ी, सब मिला दो और खा जाओ, ऐसा नहीं। पर आप अनाज और दालें, पल्सेस और अनाज मिला के खा सकते हैं। उससे क्या होता है, आपके टोटल अमाइनो एसिड जो 22 अमाइनो एसिड है, 9 प्लस बाकी 12 सब मिल जाते हैं। तो इस कारण से दालें और अनाज एक साथ खाने के लिए एडवाइस किया जाता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन भी एडवाइस करता है और आयुर्वेद भी, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें आपने मल्टी फ्रूट्स का यही बताया, किसी किसी का डाइजेस्टिव टाइम भी अलग होता है, क्वांटिटी भी अलग होती है, तो उसके हिसाब से भी ये चीज आपने बताया था। जैसे पिछले दिनों अंकित सर ने बताया था कि पालक पनीर हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन पालक पनीर 2 एक साथ नहीं खानी चाहिए, विरुद्ध आहार है। पालक पनीर विरुद्ध आहार में इसलिए, हालांकि संस्कृत में मेंशन नहीं है, मैं बता रही हूँ विरुद्ध आहार क्यों है, क्योंकि वो आयरन और कैल्शियम है। पालक में बहुत ज्यादा आयरन है और पनीर में कैल्शियम है, तो आयरन और कैल्शियम एक साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इस कारण से ये अलग खाना चाहिए। तो मेनली वही रीजन है मॉडर्न के हिसाब से, ठीक है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में ले लेते हैं। हाँ, मेरा भी क्वेश्चन है कि मैं ना इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि योगी को 2 बार खाना खाना चाहिए और भोगी को 3 बार और रोगी को 4 बार, ठीक है। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि जो सलाद होता है वो हमें खाने से अगर हम कोई ले रहे हैं जैसे कि सलाद, तो हमें आधा घंटा पहले उसको खाना चाहिए, ठीक है। तो सलाइवा निकलना फिर तब शुरू हो गया। अगर हम आधा घंटे बाद अपना खाते लंच लिया हमने तो फिर हुआ, और फिर उसके बाद 3 घंटे बाद हमने शाम के टाइम जैसे कुछ कोई फ्रूट ले लिया या कोई नींबू पानी ले लिया, इस तरह से। तो मेरे को याद आता है कि दिन में तो ये 4 से 5 बार हो गया, तो ये क्या ठीक है ऐसा खाना, या हमें क्या करना चाहिए? मैं इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। जी देखिए, ये आपने जो बताया, आपने दोनों आस्पेक्ट बताया, बहुत ही आपने सही बताया। पर क्या होता है ना, आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, पहले जो योगी जन है ना, वो 2-2, 3-3 घंटा आप देखे होंगे, वो धारणा में 72 मिनट तक बैठ सकते हैं। कैसे पंचधारणा की बात है, या फिर वो उनकी क्षमता सोचिए कि कितना योग अभ्यास करते होंगे, कितना सारा पैदल चलते होंगे। तो उनके हिसाब से ना वो एक ही बार अपने जो स्टमक है उसका 75% ले लेते हैं, एक ही बार इतना ले सकते हैं। हमारे साथ क्या दिक्कत हो रहा है कि हमारा थोड़ा बहुत ही मतलब चलने फिरने का काम है, उतना एक्टिविटी फैक्टर अगर आप देखें तो उतना ज्यादा नहीं है, तो मोस्टली 1 या 1.2 है। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन ये बता रहा है, ये स्टडीज में भी पाया गया है कि हम अपने जो 2 टाइम या 3 टाइम की मील्स को ब्रेक करके अगर 6-6 मील्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा ना, हमारा भी लीवर, पैनक्रियास, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के ना क्षमता भी कम हो गई, पूर्वजों जैसा नहीं रहा। बात जो आपने बोला बिल्कुल सटीक था, पर पूर्वजों जैसा हमारे वाइटल ऑर्गन की कैपेसिटी नहीं रही। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस पहले निकलनी चाहिए थी, जैसे ही आपने खाना देखा, अभी उसके सिक्रेशन में भी लैगिंग है, टाइम लगता है आने में, उतना अमाउंट में नहीं निकलता। तो अगर हम एक ही बार में भरपेट खा के, मान लो 75% आप खा रहे हैं, 80% खा रहे हैं, तो उतने में नहीं हो रहा है हमारा, तो भरा भरा सा महसूस हो रहा है। तो इसीलिए मील्स को छोटे छोटे पोर्शन में वैसे ही डिवाइड करना कि इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, ताकि ऑर्गन्स पे ज्यादा लोड ना पड़े, इस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इजी हो, इवन स्टमक को भी चर्निंग मिक्सिंग में इजी हो। इस कारण से मील्स को ब्रेक डाउन करने को बोला गया है 5 से 6 मील्स में। तो देखा जाता है जिनको भी गैस, ब्लोटिंग इत्यादि डाइजेस्टिव इश्यूज है, या भी कोई भी लेथर्जी, लेजीनेस, मेंटल प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। तो दीदी हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3-3 घंटे का जैसे हमने गैप लिया तो एक से कुछ ले लिया, फ्रूट्स लेते हैं, सिर्फ फ्रूट्स या कच्ची सलाद लेते हैं तो आप 1-1.5 घंटे में भी खा सकते हैं। आप अगर कुक्ड मील्स लेते हैं जिसमें थोड़ा भारी है, अनाज, चावल, ये सब दालें वाले सब ले रहे हैं, बटर मिल्क, दही, शक्कर, ये सब, तो उसमें 3 घंटे का गैप रख सकते हैं, 2.5 से 3 घंटा। और आयुर्वेद का सबसे पहला रूल, खाना तभी खाए जब भूख लगे, पुराना खाया पिया पचे तो ही खाए, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, खाना तब खाओ जब भूख लगे। खाना कितने बजे से शुरू करना, सुबह सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त तक खाना खाओ, बस सुबह सूर्योदय के बाद 6 बजे उठ के खाना नहीं खा लेना है, थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद 8 बजे से अभी शाम के 6-7 बजे, 7:30 बजे तक खाना खाओ बस। और यही रूल फॉलो करो, जब भूख लगे तभी खाओ, भूख ना लगे तो मत खाओ, स्किप द मील।